स्टूडेंट, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन जो कि पहले वीडियोस में हमने नहीं पढ़ा था, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। मीन्स जीवों में जो जीव जंतु होते हैं उसमें जनन कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। यानी कि एक जीवन काल होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसको जीवन अवधि कहते हैं। सभी की एक जीवन अवधि होती है, चाहे वो कोई जानवर हो, ह्यूमन हो, पेड़ हो, ये सबकी एक जीवन अवधि होती है। तो यहाँ पे है, मीन्स बता रहा है कि कौवा और तोता जो है उनके आकार में कोई बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन इन दोनों की जीवन अवधि में अंतर होता है। और आम का पेड़, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तो इन दोनों की अवधि में अंतर है, एज में अंतर है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? ठीक है, जो एक एक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो ये सब है, तो इनकी कोई जीवन अवधि ऐसे फिक्स नहीं होती, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे अंदर जीवन काल होता है, उनमें नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये देखना है, पता करना है कि इन जंतुओं की, इन पौधों की, इन जानवरों की जीवन अवधि कितनी है। ये आपको पूरा कंप्लीट करके लिखना है। अब आइए हम देखते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, यानी वो मैच्योर होते हैं। इसके बाद वो नई संतति को जन्म देते हैं और फिर ये साइकिल चलता रहता है। जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र, ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। अगर ये साइकिल रुक जाए तो जो मीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम चले आ रहे हैं कि ह्यूमन है या पेड़ पौधे हैं या फिर कोई जीवन है, तो वो खत्म हो जाएंगे अगर ये साइकिल रुक जाए तो। प्रजनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिकता विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। यानी कि सबके जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जीव किस प्रकार जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर, क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। यानी कि सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से जनन होता है जीव में, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसी जगह पे रह रहा है, उसका जो आंतरिक शरीर है कैसा है, और क्रिया विज्ञान उसमें किस तरीके से हो रहा है। तो ये कई कारक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनन क्रिया दो तरीके की होती है। एक ऐसी जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है, यानी कि उसमें दो मेल फीमेल वाला हिसाब किताब रहता है कि मेल फीमेल दोनों के फ्यूजन से होगा। और एक होता है जिसमें किसी की भागीदारी की जरूरत नहीं होती, एकल जनक, यानी एक ही पेरेंट से अगली पीढ़ी का जन्म हो सकता है। उसको एकल जनक द्वारा युग्मक गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ इसकी अनुपस्थिति में हो तो वो जनन अलैंगिक कहलाता है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले यानी नर और मादा जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमेट में युग्मन होता है तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए, यहाँ से आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की डिफिनीशन मिल गई है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ ले कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ये हो गया अलैंगिक जनन। और उसके बाद फिर ये हो गया हमारा लैंगिक जनन की डेफिनेशन। अब है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन वही है जिसमें एकल जीव जो होते हैं वो जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, यानी अपने पेरेंट के एकदम समान होती है। क्या ये संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है?
आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है, यानी कि वो एकदम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, तो उनके लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो अब हम देखेंगे कि विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीवों या साधारण जीव में पाया जाता है, यानी जीवों में पाया जाता है, एकल जीव में, एक कोशिकी में, और पौधों में, और कुछ जीव में जो साधारण जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव, प्रोटिस्टा और मोनेरा, यानी जो प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो भी जीव आते हैं, इसमें क्या होता है कि कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। और बहुत से एकल जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, यानी एक सिंगल कोशिका रहती है, वो दो भागों में बढ़ जाती है, और प्रत्येक भाग एक वयस्क के रूप में तीव्रता से पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया था कि जैसे कि ये कोई जीव है, ये इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, तो अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा, सॉरी ऐसे ही डिवाइड होगा, फिर अब ये डिवाइड हो रहा है, देखिए आधा आधा जो जेनेटिक मटेरियल वो भी बढ़ गया, फिर उसके बाद ऐसे उत्पत्ति हो गई। यीस्ट में ये विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी यीस्ट में ऐसा नहीं है कि दो भाग में बराबर बराबर बटेगा, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए यीस्ट में जीव में परिपक्व हो जाती हैं, ऐसे इसमें होता है। ये देखिए ऐसे कि यहाँ पे ये मुख्य ये कलिका निकल रही है, फिर उसके बाद ये कलिका अलग हो जाएगी और पूरे एक वयस्क में डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे देखिए विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पदार्थ संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी सिस्ट कहते हैं। क्या होता है कि विषम परिस्थिति कोई आती है तो अमीबा क्या करता है, अपने पदार्थ जो उसके होते हैं उसको सिकोड़ लेता है और उसके बाद एक कठोर आवरण निकालता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं, यानी जो घटना होती है उसको पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब अनुकूल स्थिति उसको मिलती है तो वो बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है, वो पुटीकृत जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाब यानी स्यूडोस्पोर्स उत्पन्न करते हैं। पुटी की भित्ति से के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं, इससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यानी क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है कठोर, और उसके बाद उसमें क्या करता है, उसमें अमीबा क्या करते हैं, बहुखंडन द्वारा विभाजित होते हैं अंदर। फिर उसके बाद जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो वो अमीबाब उत्पन्न करते हैं और पुटी की भित्ति फट जाती है, फिर ये बहुत सारे अमीबा इससे विकसित हो जाते हैं। फंजाई जगत के सदस्य तथा पादप तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी प्रक्रिया संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। चित्र 1.3 में वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे वृद्धि इसमें, कैसे कैसे जनन इसमें हो रहा है। ये पहला है क्लाइमोडोमोनास में अलैंगिक जल बीजाणु, ये देखिए इसमें ढेर सारे निकल रहे हैं। फिर उसके बाद है पेनिसिलियम की कैनेडिया, फिर है हाइड्रा में कलिका, स्पंज में जैम्यूल स्पंज, यानी अलग अलग तरीका है जिससे ये विभाजन करते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक जल बीजाणु यानी जू स्पोर्स हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनोडिया, कलिका तथा जैम्यूल होते हैं। ठीक है, जब उसके बाद है कि जंतु तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी यानी सर, प्रकंद कहते हैं सरजोम, सकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, ऑफसेंट सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। यानी कि पादपों में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सब सामर्थ्य रखते हैं नई तरह के नए संतति को उत्पन्न करने का। चित्र 1.4 में ये देखिए आलू है,
आलू से ये ऐसे से निकल रहा है। अब इसको हम कहीं अगर लगा दें तो ये पूरा पूरा फूल में विकसित कर सकता है। अब ये क्या है, ये देखिए आप, इसमें ये पर्व संधि जगह जगह निकली हुई है, ये है। इसको भी हम घरों में देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी तोड़ के लगा लें, अदरक देखा होगा आपने, तो अगर उसको ऐसे करके हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा टुकड़े में करके लगा दें तो वो नई पूरी अदरक बन जाएगी। अब है अगैव का बुलबिल, और ये है ब्रायोफाइलम। तो ये सब भी ये ऐसे ऐसे यहाँ से देखिए, ये है जल हायसिंथ, इसको हम लोग जानते हैं जलकुंभी जिसको कहते हैं। तो ये अगर हम इतने इतने पार्ट से लेके अगर अलग अलग लगा दे तो ये नए जीव में उत्पत्ति हो जाएगी नए जीव की। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती है। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में अनेक शरीर यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा, ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति यानी कि वाटर हायसिंथ होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ कि वाटर हायसिंथ यानी कि इसको बंगाल का टेरर भी बोलते हैं, बंगाल का आतंक। तो क्या हुआ था कि ये जो उसी के बारे में बात की जाए, जो जलकुंभी होती है, तो इसको क्या किया गया था कि ये कहीं बाहर से लाई गई थी, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख के इसको लाया गया था दूसरी जगह से। लेकिन जब ये आ गई है, फिर बाद में पता चला कि ये क्या करती है, वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मछलियां मर जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एक तरह से इसको बंगाल का टेरर नाम से कहते हैं। ये क्या करता है कि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लोग बार बार उस मतलब कोई हम लोग देखते हैं पानी की जगह रहती है तो वहाँ पे जलकुंभी अगर हो जाती है, वाटर हायसिंथ, उसको बार बार निकाला जाता है, ये बार बार हो जाती है, तो ये पानी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो जल में जो जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और सारा ऑक्सीजन ये खींच लेती है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक और डहलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार से की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, से केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे करके देखिएगा। जब आप ध्यानपूर्वक उपर्युक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों प्लेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने में का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों नोड से उत्पन्न होती है। जब ये पर्व संधियां नमी युक्त मृदा तथा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल यानी रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं, है ना। और ठीक इसी प्रकार पत्थर चिटा यानी जिसको ब्रायोफाइलम कहते हैं, कि पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक यानी एडवेंटिसियस कहते हैं कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर माली तथा किसान जो होते हैं, इस गुड़ को के सामर्थ्य को पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमानों पर प्रवर्धन करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे ईजी है कि अदरक एक लीजिए, उस अदरक को रखिए, जब उसमें जगह जगह से ऐसे वो उत्पन्न हो जाते हैं छोटे छोटे, आप ध्यान से देखेंगे, या फिर आप अदरक को अगर ऐसे ही कट करके थोड़े 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 लगा दीजिए तो पूरी अदरक में अलग अलग अदरक बन जाएगी। ध्यान देने योग्य ये एक रोचक बात है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, यानी साधारण जीव जो है उसमें अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसा कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि को की ओर बढ़ने लगते हैं। ये पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है, यानी क्वेश्चन आपको इसके क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि क्यों ऐसा होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां अलैंगिक तथा लैंगिक जनन देखा गया है, यानी कि जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि एक ही पेरेंट से और कभी कभी दो दो पेरेंट से यानी लैंगिक जनन भी होता है। और दूसरी ओर अधिकांश जंतु जो है, जो हायर क्लास के एनिमल है, उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कोई छोटे साधारण जीव है उसमें होता है, लेकिन ज़्यादातर जब हम हायर स्टेट की तरफ जाते हैं, कोई एनिमल है, स्तनधारी है जितने भी, उसमें सब में देखेंगे कि लैंगिक जनन होता है। फ्यूजन के लिए नर और मादा दोनों का होना ज़रूरी होता है, तभी रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें लैंगिक जनन ही होता है। अब लैंगिक जनन क्या है इसका डिटेल में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।